Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have completed our chapter number 5 from the culture, and in the today's lecture we will start our chapter number 11. The name of the chapter is India Water Resources. So in this chapter we will discuss about different water resources in our India. So let's get start the topic. So first of all, there is water, hence there is a life. जहाँ पर भी water होगा वहाँ पर ही life possible है. Any type of life cannot be imagined on the earth without the water. There is no other option for water resources. हम सब जानते हैं water is our life. Water के बिना कोई भी life possible नहीं है और वाटर के बिना कोई भी लाइफ को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है. सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स एंड हम बात करें कि वाटर का कोई अनदर ऑप्शन भी नहीं है. सो द लिस्ट ऑफ इट्स यूसेजेस इज़ वेरी लॉन्ग. वाटर के कई सारे यूसेज है तो इसका लिस्ट बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, काफ़ी बड़ा लिस्ट बनेगा इसका. सो एंटायर बायोटिक वर्ल्ड यूजेस वाटर टू सस्टेन इटसेल्फ. जो बायोटिक वर्ल्ड है, बायोटिक मीन्स प्लांट और एनिमल्स है, ये सभी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वाटर का यूज़ करेंगे. सो द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट्स यूजेस इन इट. सो कोई भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी को डिसाइड करना है तो हमें उसके बारे में जानना होगा कि उस नेशन की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या है और उस नेशन में कितनी वाटर अवेलेबिलिटी है. वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूसेज एंड इन इंडस्ट्रीज. Water shortage is being created because of the rate and volume at which it is being used by increasing population and for development project. So water is very much in quantity, but अभी हम देखें तो इसकी स्कैरसिटी, इसकी शॉर्टेज भी देखने को मिलती है क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है और सेकेंड है कि काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहे हैं और दे आर डिपेंडेड ऑन वाटर. सो अभी हम देखें तो वाटर शॉर्टेज काफ़ी देखने को मिलती है इन द समर सीजन. तो ये होता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़ने के कारण. सो with this consideration it is necessary to use water sparingly. सो इसके कारण हमें क्या करना होगा, वाटर का काफ़ी कम से कम यूज़ करना होगा. स्प्रेंगली का मतलब क्या होता है, जब जहाँ पर भी ज़रूर होगी वहाँ पर ही हम वाटर का यूज़ करेंगे. सो वाटर इज़ लिमिटेड रिसोर्स. वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स बट इट इज़ लिमिटेड इन क्वांटिटी. जैसे हम अर्थ की बात करें तो कई सारा वाटर रिसोर्स है, जैसे कि ओशन में कई सारा वाटर है, बट ये ड्रिंकिंग प्रोसेस के लिए, अदर एक्टिविटी के लिए ये यूज़फुल नहीं है. सो नो अदर रिसोर्स कैन बी यूज्ड इन इट्स प्लेस. इफ द एनवायरमेंट एग्जिस्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर. सो वाटर इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ. एनवायरमेंट, इसके लिए भी वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो वाटर इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ. इनसेपरेबल मीन्स हमारी लाइफ से ये अलग नहीं हो पाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Then let's move further in this chapter. So let's learn about sources of water. So there are three sources of water: rainwater, surface water and groundwater. You must remember this classification. So first of all, let's learn about rainwater. So rain is the original source of water on the earth. River, lakes, streams, well, etc. are secondary sources. All these sources exist ड्यू टू रेनफॉल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेन वाटर है, ये मेन और ओरिजिनल सोर्स है वाटर का. रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, वेल ये काफ़ी सेकेंडरी है, यहाँ पर कई सारी प्रोसेस हो जाती है. जैसे कि रेनफॉल होगा तो ये सॉइल से अटैच होगा तो इससे भी देन इरोजन होगा तो इससे भी कई सारी प्रोसेस होगी वाटर में. सो प्राइमरी सोर्स, ओरिजिनल सोर्स है रेन वाटर. देन रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, वेल
इसमें जो हमें देखने को मिलेगा ये सेकेंडरी सोर्सेज होगा। देन हम बात करें कि ये सभी सोर्सेज है लाइक लेक, रिवर, स्ट्रीम्स, इसके लिए रेनफॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेनफॉल के कारण ही ये सभी फिलअप होते हैं। Then second point, surface water. So water on the surface of the earth is found in the form of river, lake, pond, sea streams. It is called surface water. Rivers are the main source of surface water. So हम बात करें surface water. So जो भी अर्थ की सरफेस पे जितना भी वाटर है इसको हम कहेंगे सरफेस वाटर। जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, स्ट्रीम्स, ये सभी क्या है, सरफेस वाटर के एग्जाम्पल है। देन इट इज कॉल्ड सरफेस वाटर एंड रिवर्स आर मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का मेन सोर्स क्या है, रिवर्स। आपको एक बात और भी याद रखनी होगी कि यहाँ पर जो वाटर का हम वाटर देख रहे हैं तो ये है ड्रिंकिंग वाटर, जो हम हमारी डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं, ये वाटर के बारे में बताया गया है। वरना हम देखें तो ओशन में तो कई सारा वाटर है बट इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर ड्रिंकिंग प्रोसेस एंड अनदर प्रोसेस लाइक इंडस्ट्री में भी ओशन वाटर का यूज़ नहीं होता। सो यहाँ पर जो भी हम वाटर की बात करेंगे ये होगा ड्रिंकिंग वाटर और जो हम हमारी डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं इसके बारे में। Then groundwater, it is the third source of water. Like groundwater has an important place among the sources of water. Groundwater is obtained due to the process of water absorbed by the lower strata of the land. ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो लैंड है इसका जो लोअर स्टेटा है मीन्स नीचे का लेयर है, इसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा। ये जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होगा ये होगा ग्राउंड वाटर के रूप में। हम बात करें द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड। इसका वॉल्यूम काफ़ी अनलिमिटेड होता है बट ये लैंड के काफ़ी लोअर पार्ट में होता है, तो इस ये इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है हमारे लिए। सो इन नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया देर इज़ अबाउट 42% ऑफ ग्राउंड वाटर। हमारे इंडिया में जो नदर्न प्लेन्स है, हम बात करें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा रिवर्स से जो प्लेन्स बने, यहाँ पर टोटली इंडिया का 42% ग्राउंड वाटर है। इन सदर्न इंडिया देर इज लेस ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू प्लेटो एंड माउंटेनियस रीजन। हम बात करें सदर्न इंडिया पे जो ग्राउंड वाटर है इसका अमाउंट काफ़ी लेस है ड्यू टू प्लेटो एंड माउंटेनियस रीजन। ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड मैक्सिमम फॉर इरिगेशन। हम सब जानते हैं कि हमारे घर में भी जो ग्राउंड वाटर है इसका यूज़ होता है। देन जो फार्म है यहाँ पर भी वेल के द्वारा हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। सो ग्राउंड वाटर इज मेनली यूटिलाइज्ड फॉर इरिगेशन प्रोसेस। Then let's move to next topic and it is water resources and its uses. So first of all, it is used for irrigation process. So about 84% of water in India is useful for irrigation. Example like about 1500 liters of water is required to produce 1 kilogram of wheat. सो हमारे इंडिया में 80% वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। देन हम बात करें कि एग्जांपल है कि 1500 लीटर्स वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ वीट। 1 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन के लिए हमें 1500 लीटर्स की ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं कि प्लांट कितना वाटर का यूज़ करता है। Paddy, jute, sugarcane crops requires more water. Water is being used for irrigation since ancient time. In 2nd century, the famous Grand Anicut Canal was constructed across the river Kaveri. In 1882, the Eastern Yamuna Canal was constructed in Uttar Pradesh. So irrigation का वाटर का irrigation के रूप में यूज़ ये हम 2nd सेंचुरी से स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात करें ग्रांड एनिकट कैनाल जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ था ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी अक्रॉस द रिवर ऑफ कावेरी एंड 1882 में ईस्टर्न यमुना कैनाल का कंस्ट्रक्शन हुआ था इन द उत्तर प्रदेश। देन देर आर 3 मीडियम्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। दीज आर वेल्स एंड ट्यूब्स वेल्स, देन कैनाल्स एंड थर्ड इज
पॉन्ड्स। सो ये तीन मीडियम है इरिगेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्स और ट्यूब वेल्स, सेकेंड है कैनाल एंड थर्ड है पॉन्ड्स। Out of these, wells and canals are major mediums of irrigation. Wells and canals ये irrigation के major mediums हैं। Canals and ponds come at second and third place respectively. Canal irrigation is practiced in vast plains of Satluj, Ganga and Yamuna, and also in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers in eastern plains. कैनाल इरिगेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सतलज, गंगा, यमुना प्लेन्स में। देन साउथ की बात करें तो डेल्टा रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर भी कैनाल इरिगेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर वेरी कॉमन इन एल्यूवियल प्लेन्स। Irrigation by ponds is practiced more in eastern and southern states. So second source है कि हमने देखा था wells and tube wells, तो ये alluvial plains में ज़्यादा यूज़ होता है, एंड जो ponds के द्वारा इरिगेशन है ये मेनली ईस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में वाइडली यूज़ इसका देखने को मिलता है। Then let's move to second usage of water, and it is multi-purpose projects. Many large and small rivers flow in India. Water transportation is very rich in India. This is because its physiography is such that many rivers merge with other rivers and empty with their water into sea. हमारे इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम बात करें कि हमारी फिजियोग्राफी ऐसी है कि कई सारी रिवर्स है, छोटी छोटी रिवर्स, ये एक बिग रिवर के साथ मिलके ये बे ऑफ बंगाल में मोस्टली ड्रेनेज हो जाती है, with the idea that this water may be harnessed for various purpose. Multi-purpose projects are planned on many rivers. So ज़्यादातर वाटर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, तो इसको रोकने का काम भी करना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हम इसका डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हार्नेस करने के लिए, इसका यूज़ करने के लिए कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का प्लान किया गया है ऑन मैनी रिवर्स। So a multi-purpose project means to solve various problems associated with river valleys. It includes flood control, prevention of soil erosion, water for drinking and irrigation, industries, water provided to settlements, generation of electricity, internal water transportation, entertainment, wildlife protection and development of fisheries. So ये multi-purpose project के purpose क्या होते हैं, कौन से पर्पस के लिए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लड कंट्रोल, जहाँ पर भी फ्लड आएगा यहाँ पर हम एक डैम बना लेंगे तो इससे फ्लड कंट्रोल होगा। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हम सब जानते हैं कि जो वाटर फ्लो है इसके साथ सॉइल पार्टिकल से ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है, तो इससे सॉइल इरोजन होता है। तो अगर हम डैम बना लेंगे तो सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट हो जाएगा। देन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, ज़्यादातर वाटर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, तो इसको स्टॉप करके हम ड्रिंकिंग और इरिगेशन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन इंडस्ट्री के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन सेटलमेंट्स बनाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम वाटर का यूज़ करेंगे। इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज के लिए हम ये सभी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को डेवलप्ड करते हैं। So these are the some multi-purpose projects of India. Like you must remember all multi-purpose projects for the board exam. Like first of all, Fakhra Nangal. It was developed in Satluj river and states to be benefited are Punjab, Haryana and Rajasthan. सभी के बारे में आपको याद रखना होगा। अगर स्टेट्स के बारे में याद ना रहे, मेनली आपको रिवर के बारे में तो याद रखना ही होगा। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स। सो भाखड़ा नागल सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है। स्टेट्स टू बी बेनिफिटेड आर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कोसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड ऑन रिवर कोसी। स्टेट्स टू बी बेनिफिटेड इज बिहार। Then Damodar Valley Multipurpose Project
रिवर की बात करें दामोदर, और स्टेट्स टू बी बेनिफिटेड आर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. Then Hirakud multipurpose project is developed on river Mahanadi and states to be benefited is Odisha. Chambal Valley multipurpose project is developed on Chambal river and states to be benefited are Madhya Pradesh and Rajasthan. Then Nagarjun Sagar, very important, it is developed on Krishna river and states to be benefited are Andhra Pradesh and Telangana. देन नेक्स्ट है कि कृष्णराज सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इट इज डेवलप्ड ऑन कावेरी रिवर एंड स्टेट्स टू बी बेनिफिटेड आर कर्नाटक एंड तमिलनाडु. तुंगभद्रा इट इज डेवलप्ड ऑन तुंगभद्रा रिवर एंड स्टेट्स टू बी बेनिफिटेड आर कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. देन नर्मदा वैली इट इज ऑल्सो नोन एज सरदार सरोवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इट इज डेवलप्ड ऑन नर्मदा रिवर एंड इट स्टेट्स टू बी बेनिफिटेड आर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. कम से कम आप गुजरात के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को याद रखो, लाइक नर्मदा वैली, कडाणा वणाकबोरी, उकाई काकरापोर और धरोई. ये आपको 4 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट याद रखने होंगे. सो कडाणा वणाकबोरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इट इज डेवलप्ड ऑन महिसागर रिवर इट ऑन states to be benefited is Gujarat. Then Ukai Kakrapar, it is developed on Tapi river and states to be benefited is Gujarat. And Dharoi, it is developed on Sabarmati river and again states to be benefited is Gujarat. तो आपको ये सभी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट याद रखने होंगे. कम से कम आपको रिवर और प्रोजेक्ट के बारे में तो नाम याद रखना ही होगा. Then let's move to next topic and it is distribution of area under irrigation. So there is a difference regarding the area under irrigation in every state. Coastal districts in Andhra Pradesh, delta regions of Godavari and Krishna rivers, Mahanadi Delta in Odisha, Kaveri Delta in Tamil Nadu, Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh are regions of intensive irrigation of the country. ये रीजन्स आपको याद रखने होंगे, लाइक आंध्र प्रदेश का कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, देन डेल्टा रीजन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, महानदी डेल्टा ओडिशा में जो है ये, देन कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. ये सभी ऐसे रीजन है जहाँ पर इरिगेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस the irrigated area in India has increased 4 times. Irrigation is practiced in about 38% of net sown area. Then there is a difference in irrigated are as of different states. हम बात करें कि सभी में irrigated area काफ़ी different है, जैसे कि in मिजोरम 7.3% area of the total area sown in under irrigation while it is 90.8% in पंजाब. डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं, लाइक मिजोरम यहाँ पर ओनली 7.3% एरिया इरिगेशन के अंडर कंट्रोल में है, एंड पंजाब की बात करें तो 90.8. पंजाब में जितने भी फार्म है इसमें से 90.8% एरिया इट इज़ डिपेंडेड ऑन इरिगेशन एक्टिविटी. सो आप देख सकते हो कि पंजाब इज़ very much depended on irrigation. Then there is a vast difference in between the total area under irrigation with the total area sown. More than 40% of the total area sown is under irrigation in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jammu Kashmir, Tamil Nadu and Manipur. So ये सभी ऐसे स्टेट है जहाँ पर 40% से भी ज़्यादा जितने भी फार्म है इसमें से 40% एरिया ये सभी स्टेट्स में इरिगेशन दिया जाता है. मीन्स 40% एरिया आर डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन. Then let's move to next topic and it is water crisis. So water is a natural gift. Water shortage is constantly intensified due to increasing demand for grains by increasing population to grow cash crops,
increasing urbanization and changing lifestyles of people. वाटर शॉर्टेज क्यों होता है? वाटर शॉर्टेज इसीलिए होता है कि ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारी फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और फूड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ेगा कि आप भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दो। सो टू ग्रो कैश क्रॉप्स, धीरे धीरे कैश क्रॉप्स भी बढ़ने लगे, और कैश क्रॉप्स के लिए सबसे ज़्यादा वाटर इम्पोर्टेंट होता है। देन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन होगा तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेंगे और इसमें वाटर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। देन चेंजिंग लाइफस्टाइल्स ऑफ पीपल, पहले क्या होता था, वाटर का जितना हो सके इतना कम यूज़ होता था, बट अब हम वाटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ के लिए। Then the position of water supply and the inequality in local distribution are challenges to human interest, livelihood and economic development. हम बात करें कि वाटर सप्लाई, इसमें काफ़ी इनइक्वालिटी है। जैसे कि बात करें कि रूरल एरिया पे वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है। सिटी एरिया में कभी कभी वाटर स्केर सिटी भी देखने को मिलती है, लाइक चेन्नई और एसएस सिटी है जहाँ पर समर सीजन में काफ़ी स्केर सिटी होती है। सो हम सब ये समर सीजन में जनरली देखते हैं कि टैंकर मंगवाना पड़ता है, वाटर काफ़ी कम हो जाता है। म्यूनसिपालिटी इन रेगुलर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कभी कभी एक वीक भी हो जाता है बट हमें वाटर नहीं मिलता बाय म्यूनसिपालिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर सप्लाई भी हमारे इंडिया में इनइक्वल है, इसके लिए कोई एक प्रॉपर सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलती। So nowadays, the water crisis is very alarming stage in arid regions of western Rajasthan and the interior area of southern peninsular plateau. हम बात करें वाटर क्राइसिस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एरिड रीजन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। एरिड रीजन्स मीन्स डेजर्ट रीजन। तो राजस्थान में थार डेजर्ट है वेस्टर्न साइड की ओर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है। एंड सेकंड है कि सदर्न पेनिनसुलर प्लेटो, जो डेक्कन प्लेटो है, यहाँ पर भी वाटर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था चेन्नई, चेन्नई में हर साल समर सीजन में वाटर स्केर्सिटी देखने को मिलती है। So the quality of water has deteriorated in many villages and some towns. Many waterborne diseases spread due to this. Then water quality भी काफ़ी important है। अगर quality water हमें नहीं मिलेगा तो कई सारे waterborne diseases हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, ये सभी। देन जो अदर वाटरबॉर्न डिसीजेज है ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गए। देन हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर पोर्टेबल वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। हमारी बेसिक नीड क्या है? प्योर पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर, इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सभी पर्सन को प्योर पोर्टेबल वाटर मिलना चाहिए। So, apart from the attempts made to increase the availability of potable water, there is large difference between the demand and its supply. So, हम बात करें कि availability of potable water ये बढ़ रही है, और इसको डिमांड और सप्लाई में आगे बढ़ाना, जैसे कि जो एरिया में डिमांड है उस टाइप पे हम सप्लाई करेंगे तो ये भी एक चैलेंजिंग पॉइंट है। जैसे कि वाटर हमारे इंडिया में रेनी सीजन में काफ़ी अवेलेबल है, बट ये समर सीजन आते आते ख़त्म हो जाता है, तो इसको सेव करना, डैम्स में उसको स्टोर करके रखना, ये भी एक हमारे लिए काफ़ी चैलेंज है। और उसको एरिड रीजन्स के ऊपर, मीन्स हम बात करें कि कोई भी रीजन है जहाँ पर वाटर काफ़ी कम है, यहाँ तक पहुँचाना ये काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क है फॉर आवर इंडियन गवर्नमेंट। So even today, there is severe shortage of drinking water in about 8% towns in India. तो आज हमारे इंडिया के टोटल 8% टाउन्स है जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की भी काफ़ी शॉर्टेज है। It needs to be done to provide clean drinkable water to about 50% of villages country. और क्लीन ड्रिंकेबल वाटर, टोटल 50% विलेजेस में हमें क्लीन ड्रिंकेबल वाटर भी नहीं मिलता।
सिर्फ 50% विलेज है, यहाँ पर ही हमें प्योर वाटर देखने को मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि क्वालिटी भी काफ़ी कम है। हमारे इंडिया में वाटर काफ़ी अवेलेबल है बट इसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर है, तो ये भी हमें सॉल्व करना होगा। Then there has been a large increase in irrigation facilities in India. However, two-thirds of agricultural region still depends on rainwater. हमारे इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ रही है, फिर भी टू थर्ड एग्रीकल्चरल रीजन है, ये अभी भी ओनली डिपेंडेड ऑन रेन वाटर। ये सभी रेनी सीजन में ही अपना क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी। So in recent times, the groundwater level has gone down considerably due to more and more water is extracted through wells and tube wells. ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। ये धीरे धीरे काफ़ी दूर चला जा रहा है। हम बात करें कि ग्राउंड वाटर लेवल अभी 100 मीटर्स और उससे भी आगे जाए फिर भी हमें ग्राउंड वाटर देखने को नहीं मिलेगा। ये जनरली होना चाहिए 50 मीटर्स के आसपास। तो ये भी है कि ज़्यादातर हम यूज़ करें तो ग्राउंड वाटर भी ख़त्म होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट द ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैज़ डिक्रीज। द कंट्री इज फेसिंग सीवियर प्रॉब्लम्स एज सम स्टेट्स एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर इन एक्सेस वॉल्यूम। जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा प्रपोर्शन में लिया जा रहा है, काफ़ी यूज़ हो रहा है। So serious problems like reduction in the quality of water and increasing scarcity have to be faced। और इसी के कारण शॉर्टेज ऑफ वाटर और क्वालिटी में भी हमें काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो बिसाइड्स एग्रीकल्चर वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इन अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी। मेन सोर्स ऑफ वाटर pollution are polluted water of domestic uses and industry। सो इंडस्ट्री काफ़ी अनकंट्रोल क्वांटिटी में वाटर का यूज़ कर रही है और जो भी हमारा मेन सोर्स है ये काफ़ी पॉल्यूटेड हो रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रीज। हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज जो भी उसका वेस्ट होगा ये रिवर्स पॉन्ड्स यहाँ पर भेज देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी वाटर की क्वालिटी रिड्यूस होगी, वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसका भी सॉल्यूशन करना होगा। वेस्ट को स्टोर करना, इसका भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना होगा। So this is about our today's lecture. In this lecture we have started our chapter number 11 and we have discussed about some interesting point related to our environment. Like we have discussed about usage of water, then we have discussed about multi-purpose projects like Bhakra Nangal project, Sardar Sarovar dam project, then Krishna Sagar dam project. Then we have discussed about water crisis and we have discussed about distribution of water in India. I hope you understood very well about this lecture, and if you have any doubts regarding all the points you can ask me anytime. So now this is end of the video. Thank you for watching this video and have a nice day.